Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute। राउसर में established है अपना इंस्टीट्यूट। आज हम रीट स्पेशल साइंस की सीरीज में जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है उसमें अपने 8th क्लास के एनसीईआरटी का 11th चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों? 11th चैप्टर करने वाले हैं। और प्रभु का नाम लेके क्लास को स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर और पेन पास लेके बैठिएगा। जितने में इंपॉर्टेंट 2-4 लाइन आए उनको लिख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है वो काम आए। बड़ी एग्जाम इस बार आने वाला है। अपना लेसन है दोस्तों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पहले पेज पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल थिंग। अच्छा, रासायनिक प्रभाव अगर डेफिनेशन पूछी जाए रासायनिक प्रभाव किसे बोलेंगे, तो जब किसी विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया जाता है, जब किसी विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया जाता है तो वहां आपको गैस के बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। आपको पदार्थ जो है उनका विक्षेपण दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनों पर। आपको विलयन में रंग बदलता हुआ दिखाई देगा। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ही विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ अपने लिए एक छोटी सी लाइन है कि उसमें प्रभाव के कारण बल्ब का जो तत्व है वो उच्च ताप पर गर्म हो जाता है और दीप्त हो जाता है, मतलब जल जाता है, यानी लाइट देने लग जाता है, जलना हम इसे बोलते हैं। ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये रहता है। ठीक है, पेन को थोड़ा अपने थोड़ा सा थिन कर लेते हैं ताकि बढ़िया लिखा जाए। नेक्स्ट आ गया एलईडी। एलईडी के बारे में हम बात कर चुके हैं। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, जो बल्ब होता है सामान्य, उसके आप पॉजिटिव टर्मिनल को चाहे बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दे चाहे पॉजिटिव के साथ जोड़ दे, यानी कोई से को किसी के साथ जोड़ दे, बल्ब जल जाता है सामान्य। बट एलईडी में क्या होता है? एलईडी में दो तरह के वायर आपको दिखाई देंगे। ये एलईडी है, जैसे ये एलईडी है, इसमें एक बड़ा वायर एक छोटा वायर। बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ने पे ही एलईडी जलती है, अलग अलग कलर में आती है और सामान्य बल्बों से ज्यादा जलती है, इसलिए ये आजकल ज्यादा प्रचलन में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बढ़िया बात दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? कि इसने ये कहा है कि सामान्यतः जब एक तार यहाँ रखा है, एक तार यहाँ रखा है, एक तार यहाँ रखा है, तो दोनों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती क्योंकि बीच में खाली जगह है और बीच में क्या है? वायु है। और वायु को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। अच्छा, कुचालक से भी बढ़िया शब्द इसने हीन चालक दिया है। क्या दिया है? हीन चालक। हीन चालक का क्या मतलब है? कुचालक के बजाय हम हीन चालक शब्द का क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वायु कुचालक है, तो जब आसमान से बिजली धरती पे आती है, गिरती है, आसमान से जब धरती पे बिजली गिरती है, तो वो हम देखते हैं कि ये जो बिजली है ये वायु में से ही आती है। इसका मतलब वायु तो चालक हो गई। विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में यानी इतनी ज्यादा अगर तड़ित है, इतनी ज्यादा अगर बिजली है, विद्युत धारा है, तो वो उसके लिए सारे चालक ही है। फिर आगे चालक और सुचालक और कुचालक की तरह कोई व्यवहार नहीं करता, फिर सारे चालक बन जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में सारे चालक बन जाते हैं, अधिकांश। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि कौन सा कम चालन कर सकता है और कौन सा ज्यादा चालन कर सकता है, इसीलिए हीन चालक और सुचालक की बात करते हैं। ठीक है, अच्छे चालक सुचालक और हीन चालक के रूप में बात करते हैं। अशुद्ध जल मतलब ओनली H2O के मॉलिक्यूल्स, ओनली H2O के मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या होंगे? विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। अशुद्ध जल विद्युत धारा का चालन नहीं करता। सामान्य जो बोतल में पानी आता है वो भी अशुद्ध जल नहीं होता क्योंकि उसमें मिनरल्स ऐड होते हैं। मिनरल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होते हैं, इसलिए वो ऐड किए हुए होते हैं। धरती से निकलने वाले पानी में बहुत सारे सोल्ट्स आते हैं, साथ में लवण आते हैं, और समुद्र का पानी तो सोल्ट से भरा ही पड़ा है, पिया भी नहीं जाता। तो वो सारे क्या करते हैं? नल के पानी में भी क्या आते हैं? बहुत सारे मिनरल साथ में आते हैं, इसलिए वो करंट को फ्लो करते हैं। बट अगर आप कहो अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता। अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण ऐसा नहीं करता। और ये
हो चुका है। इस पेज पे कुछ भी नहीं है अपने लिए। यहाँ ब्रिटिश रासायनिज्ञ है विलियम निकलसन, इन्होंने ही बताया था कि जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, किसमें से प्रवाहित करवाई जाती है, जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। ये दो टर्मिनल लगा दिए और ये पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया, तो एक तो हाइड्रोजन रिलीज होगी, एक ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव पे आएगी और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगी, नेगेटिव पे जाएगी। यानी हम नेगेटिव इस तरह के सेलों में बोलते हैं कैथोड नेगेटिव होता है और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड पर कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, और कैथोड पर कौन आएगी, हाइड्रोजन आएगी। कौन आएगी, हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, तो ये किसने बताया, निकलसन ने बताया। अच्छा, जब चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर गैस के विलयन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर धातु निक्षेप देखे जा सकते हैं, विलयन को रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन पर तथा इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, इन्हें विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। बात कर चुके हैं। इस तरह जब एक आलू लगा हो, जिस तरह आलू लगा रखा है, आलू के अंदर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर आपने इस तरह बैटरी के टर्मिनल ऐड कर दिए तो पॉजिटिव वाले पे यहाँ आपको एक नीला हरे रंग का धब्बा दिखाई देगा, नीला हरा धब्बा। किस पे, पॉजिटिव पे। किस पे, पॉजिटिव पे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ही समझ में तो आने वाली बहुत कम चीज है, मतलब समझ में तो कोई आने वाली दिक्कत ही नहीं है, बट यहाँ दिक्कत यही है कि ये हम इतनी छोटी छोटी जानकारी को छोड़ देते हैं और बाद में हमारे ध्यान में नहीं आती। अब जैसे कि यहाँ इसको मेंशन किया है, कॉपर वाले को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिस्टम क्या रहता है। कि यहाँ इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है। ये टूटेगा Cu+2 में, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर SO4-2 में। पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव की ओर जाएगा, यानी कि कैथोड पे जाएगा। ये जो छोटे वाला है ये क्या है, कैथोड है। क्या है, कैथोड है। तो ये नेगेटिव यानी कैथोड पे आया, इस वाले प्लेट पे आके जमता रहेगा। कहां से, सॉल्यूशन में से। कहां से, सॉल्यूशन में से। कहां से, सॉल्यूशन में से। इसकी परत जो इसके ऊपर जमती जाएगी, निक्षेपित होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या बच गया, SO4 नेगेटिव बच गया। तो सॉल्यूशन में CuSO कॉपर कहां से आएगा, Cu+2। ये वाली जो एनोड की प्लेट है, कौन सी प्लेट है, एनोड की प्लेट है। इस एनोड की प्लेट से कॉपर जो उतर के कहां आता जाएगा, इसके अंदर आता जाएगा सॉल्यूशन में, Cu+2 बनाता जाएगा और CuSO4 बनता जाएगा। यानी सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कहां से परिवर्तन आता है, दरअसल ये एनोड वाले जो धातु की प्लेट है, कॉपर धातु की, पतली होती जाएगी, कैथोड वाली क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ठीक है, और इस पर कॉपर जो निक्षेपित होता जाएगा, यानी इसके ऊपर चढ़ता जाएगा। कॉपर सल्फेट में वियोजित हो जाता है और इंटरमेल से इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। चलिए जी, यहाँ बढ़िया चीज है। अब क्या है कि जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे सामग्री आती है बाजार में बनी हुई, जो खास, जैसे कि टिन है, टिन के डब्बे जो हैं, वास्तव में वो लोहे के डब्बे होते हैं, उनके ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाती है। ये भी जिस अभी हमने जो कॉपर वाली जो प्रोसेस पढ़ी है, उसे बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। तो इस विद्युत लेपन की सहायता से, विद्युत लेपन की सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरे धातुओं की परत चढ़ाते हैं जो कम क्रियाशील हो। जैसे कि कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन। किसका लेपन है, क्रोमियम। क्यों, क्योंकि क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, खरोंचों का प्रतिरोध करता है, संसारित नहीं होता। क्रोमियम महंगा है, इसलिए चीजें बनाई जाती है, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी। याद रखना, क्रोमियम, क्रोमियम नाम याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे, क्रोमियम, ये नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। अच्छा, टिन के डब्बे के ऊपर, लोहे के डब्बे के ऊपर टिन का विश्लेषण किया जाता है। पुल तथा स्वचालित वाहन के पुल वगैरह होते हैं, उनके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, इसी के साथ अपना लेसन जो है कंप्लीट होता है। इतनी बातें थी दोस्तों, एक दो बातें थी एलईडी के बारे में और क्रोमियम आ गया, बस एक दो ही बातें थी, एक आलू वाला आ गया। तीन बातें या चार बातें आप कह सकते हो, और कोई खास जरूरी नहीं थी। तो लेसन जो अपना हो चुका है, हम फटाफट उतनी ही डिटेल्स को कर रहे हैं जो डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है एज इट इज लाइन में। आप ये सोचते हैं सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, या रासायनिक विद्युत धारा का वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, उसके रासायनिक प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इनका काम नहीं है यहाँ पे। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, या फिर इनको हम स्पेसिफिक साइंस के टॉपिक में लेके आएंगे अब। हाँ,
एक तरफ चल रहा है जो आपकी जो सामान्य शिक्षा की भर्ती आएगी रीट में, उसमें भी वो बहुत ही शानदार ढंग से काम आने वाला है, क्योंकि हम डेप्थ में करवा रहे हैं सभी चीजों को, और डेप्थ में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, काम भी आएगी। सीधी अगर ऊपर ऊपर से करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एलईडी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एनसीईआरटी की उपयोगिता समझ में आ रही होगी कि एनसीईआरटी में कितनी शानदार डिटेल्स आती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद। जय